हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनाइट जंक्शन। आज का हमारा टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जनरल पॉइंट टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, इंसिडेंट ऑफ टैक्स, इनकम रिसीव इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू अक्रू एंड अराइज इन इंडिया। Introduction. Residential status of an SSC determine the scope of chargeability of his income, whether person will be charged to a particular income or not, depend on his residential status। किसी भी व्यक्ति की इनकम चार्ज की जाए ना की जाए और किस रेट से चार्ज होगी, और वो इनकम इंडियन इनकम है या इंडिया में कमाई गई इनकम है या आउट ऑफ इंडिया कमाई गई इनकम है, या आउट ऑफ इंडिया कमाई गई इनकम है तो किन किन एसएससीज को इंडिया में टैक्स देना पड़ता है उस इनकम पे और किसको नहीं देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी रेजिडेंशियल स्टेटस से। हमने इसमें कैटेगरी देखी है दो, जैसे पर्सन को दो भागों में बांटा गया है। एक तो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ में डाला हुआ है और एक अदर्स में डाला हुआ है। अदर्स में सारे हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ में दो कैटेगरी डाली है। अदर्स में या तो रेजिडेंट इंडिया होगा या नॉन रेजिडेंट इंडिया होगा, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल एन एच में क्या होगा, ये तो रेजिडेंट इंडिया या नॉन रेजिडेंट इंडिया, और उसमें भी रेजिडेंट इन इंडिया में भी दो कैटेगरी हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। सर ये पता कैसे चलेगा कि कौन रेजिडेंट है कौन नॉन रेजिडेंट है और कौन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और कौन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है? तो इसमें होता क्या है, दो इनकी बेसिक कंडीशन है। बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करने पर वो रेजिडेंट इन इंडिया बन जाता है, और उसके बाद दो इनकी एडिशनल कंडीशन है। उनकी दोनों कंडीशन को फुलफिल करनी पड़ती हैं। तो अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल कर जाता है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया बन जाता है, अदरवाइज वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया ही रहेगा। जनरल पॉइंट्स टू बी कीप्ड इन माइंड रिगार्डिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस। अब हमें नॉर्मली कौन सी बातें ध्यान रखनी है, डिफरेंट ऑफ ईच प्रीवियस ईयर। हमें हर साल इनकम टैक्स देने से पहले उनका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। ये नहीं कि 2019-20 में अगर वो रेजिडेंट इन इंडिया था तो 2021 में भी रेजिडेंट इन इंडिया होगा, हो सकता है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाए। सिंगल स्टेटस फॉर ईच सोर्स होगा। हम रेजिडेंशियल स्टेटस चाहे सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, पीजीबीपी इनकम हो, कैपिटल गेन हो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो, सबके लिए एक ही बार निकालेंगे। अगर इस साल वो रेजिडेंट इन इंडिया है तो 5 हेड्स जितने भी हैं और जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है उसके, सबके लिए वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया रहेगा या नॉन रेजिडेंट रहेगा, या ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। हम रेजिडेंशियल स्टेटस उसका इनकम टैक्स के पर्पज से और अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल्स ही देखेंगे। स्पेसिफिक कंट्री स्पेसिफिक जो रहेगा, एक पर्सन के हो सकता है एक से ज़्यादा भी रेजिडेंशियल स्टेटस हो, क्योंकि हर कंट्री के अपने अपने अलग अलग रूल हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल। हम इंडिविजुअल के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, एन इंडिविजुअल इज क्लासिफाइड एज रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंट, एंड अगेन ए रेजिडेंट इंडिविजुअल मे बी फर्दर बी कैटेगराइज इन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे कि एक जो इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। रेजिडेंट इन इंडिया, an individual is said to be resident in India if he satisfy any one of the following condition। ये हमारी कौन सी कंडीशन है? ये हमारी बेसिक कंडीशन है। बेसिक कंडीशन कहते हैं ना, इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन फुलफिल करता है तो वो रेजिडेंट इन इंडिया बन जाता है, ठीक है। पहली कंडीशन है ही इज़ इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर द पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, यानी कि वो प्रीवियस ईयर जिस साल की इनकम है जिसमें अर्न की है, जिसमें टैक्स लगना है, उसमें वो कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा हो, या ही इज़ इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 और मोर ड्यूरिंग द 4
प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर से पहले के 4 सालों में वो कितना रहा हो 365 डेज और मोर रहा हो, और प्रीवियस ईयर में कितना रहा हो 60 डेज रहा हो, तो वो क्या माना जाएगा रेजिडेंट इन इंडिया। पहली कंडीशन थी 182 डेज रहा हो प्रीवियस ईयर में, और दूसरी कंडीशन है प्रीवियस ईयर में तो वो 60 दिन रहा हो, लेकिन प्रीवियस ईयर से प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर्स में वो 365 और मोर डेज इन इंडिया रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा रेजिडेंट इन इंडिया। टैक्स पॉइंट क्या है, गिवन कंडीशन आर अल्टरनेटिव इन नेचर, मतलब एक दूसरे के अल्टरनेटिव है, कोई भी एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। अगर वो कोई भी दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, यानी कि दोनों में से कोई भी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो वो क्या कहलाएगा नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, सेम एक व्यक्ति है, इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 में आया है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही स्टे इन इंडिया, अगर वो इंडिया में 50 दिन रहा, वो 183 डेज रहा, 153 डेज रहा, तो कह रहा है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताइए। जब वो फर्स्ट टाइम आया, यानी कि उससे पहले वो कभी इंडिया में नहीं था, प्रीवियस ईयर में अगर वो 50 दिन रहेगा, तो यानी कि वो उसने ना 60 दिन वाली कंडीशन पूरी करी जिसमें 60 दिन प्रीवियस ईयर में रहना है, और उसके 4 प्रीवियस ईयर्स में उसे 365 डेज रहना है। वो तो पहली बार आया है और ना उसने 60 पूरे करे, ना उससे पहले वो कभी रहा, 180 डेज उसने पूरे नहीं करी, तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे नॉन रेजिडेंट NRI हो गया, ठीक है। और दूसरा कंडीशन होता है, दूसरा क्वेश्चन है आपका 183 डेज। 183 में उसने पहली कंडीशन पूरी कर दी जिसमें उसमें कहा गया है ही इज़ इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर द पीरियड ऑफ 182 डेज, और ये 183 रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया ये RI हो गया। RI का मतलब रेजिडेंट इंडिया। और 153 थर्ड जो एग्जांपल है 153 डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस। 153 में अगर वो देखेंगे हम तो 182 डेज वाली कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है उसमें 60 डेज तो है, लेकिन 4 ईयर प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज नहीं है, तो ये दूसरी बेसिक कंडीशन भी पूरी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये NRI हो जाएगा। आपको समझ में आया यहाँ तक? एक एग्जांपल और ले रहे हैं। ND एक ब्रिटिश नेशनल है, कम इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द 16-17 में आया। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20 एंड 20-21 ही वॉज इन इंडिया फॉर, अगर वो इंडिया में रहा था इन सालों में 55 दिन रहा, 60 दिन रहा, 80 दिन रहा, 60 दिन रहा और 70 दिन रहा रिस्पेक्टिव। कैन आई डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, ठीक है। देखते हैं, चलिए। 2016-17 में वो 55 दिन रहा, 2017-18 में वो 60 दिन रहा, 2018-19 में वो 80 दिन रहा, 2019-20 में वो 160 दिन रहा, ठीक। टोटल वो कितने दिन रहा है, वो रहा है 355 डेज रहा है। अब इसमें पहली बेसिक कंडीशन थी कि 182 डेज ये किसी भी कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरी कंडीशन थी कि प्रीवियस ईयर में वो 60 दिन रहे और उसके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में वो 365 डे। ये टोटल अभी तक कितना रहा है 365 भी अक्रॉक्स नहीं किया। हाँ, ये 60 डेज से प्लस हो गया था, लेकिन 365 डेज क्रॉस नहीं किया, यानी इसने दूसरी बेसिक कंडीशन भी फुलफिल नहीं करी। तो ये क्या क्या कहलाएगा, ही इज़ द नॉन रेजिडेंट इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर 2021। कुछ केस में कहा गया है कि बेसिक कंडीशन की भी सेकंड कंडीशन को नहीं देखना है, सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन को ही फुलफिल करना है। वो केस क्या क्या है, वो केस है अगर कोई इंडियन जो इंडिया छोड़ रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, कोई जा रहा है यहाँ से जॉब करने के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहा है, तो उसकी हम प्रीवियस ईयर की इनकम को देखने के लिए बेसिक कंडीशन की दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक कंडीशन की 182 डेज वाली कंडीशन को ही चेक करेंगे कि 182 डेज वो था या नहीं। सेकंड है अगर वो क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप का मेंबर है। क्रूज होते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, उनका अगर किसी ने मेंबरशिप ली है, उसमें जा रहा है इंडिया को छोड़ के, क्योंकि वो 6-6 महीने साल भर तक
पानी में ही रहते हैं, तो इसलिए तो उनकी वो बेसिक कंडीशन में सिर्फ 182 डेज की देखेंगे। टैक्स पॉइंट क्या रहेगा, अबव द एसएससी शैल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया ओनली इफ ही रेजिड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, और आपका सेकंड जो कंडीशन है जिसमें हम उसकी 182 डेज वाली कंडीशन में देखेंगे, उसमें 120 डेज देखेंगे। उसमें सिर्फ अगर वो 120 डेज इंडिया में रहेगा तो उसको माना जाएगा रेजिडेंट इन इंडिया। उसकी क्या कंडीशन है, अगर उसकी टोटल इनकम, उसकी टोटल अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो, एक्सीड करे 15 लाख को, फॉरेन अदर देन फॉरेन सोर्स, यानी कि इंडिया की उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो। ठीक है, तो उस केस में हम क्या चेक करेंगे, 182 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज, क्योंकि हम 120 कर रहे हैं तो लेस देन हो गया, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 और मोर डेज ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग रेलिवेंट ईयर। यानी कि 182 डेज को हमने 120 कर दिया है, और लेकिन जो सेकंड कंडीशन है उसे भी उसे फुलफिल करना है। हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स डज नॉट एक्सीड, अगर वो एक्सीड नहीं करेगी 15 लाख से, तब उसको नॉर्मली जो हमारी दोनों बेसिक कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। दोनों में से एक भी फुलफिल कर देता है तो वो रेजिडेंट इन इंडिया बन जाएगा। ठीक है, पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन, ए पर्सन इज डीम्ड टू बी इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन पर्सन किसे कहा जाता है, वेदर हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वेर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया वेयर ग्रैंड पेरेंट्स मे बी पैटर्नल एंड मैटरनल। पैटर्नल और मैटरनल मीन्स पापा की साइड के हों ये मम्मा की साइड के हों, पैटर्नल मीन्स होता दादा दादी, मैटरनल मीन्स होता नाना नानी मामा मामी ये साइड के हों। वो कौन हो, अनडिवाइडेड फैमिली, सॉरी अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हो, यानी कि हम आपके दादा दादी या नाना नानी अनडिवाइडेड इंडिया से पहले के बॉर्न होंगे तो उन्हें हम क्या माना जाएगा, वो पर्सन क्या है, इंडियन ओरिजिन से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स क्या होता है, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स की अभी हम बात कर रहे थे कि अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, तो क्या होता है इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, इट मीन्स द इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट इनकम डिवाइड फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल इन प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया, यानी कि उसका कंट्रोल और सेटअप इंडिया में ना हो, एंड विच इज नॉट डीम्ड टू बी अक्रू इन अराइज इन इंडिया। कोई भी इनकम जो इंडिया के सोर्स से ना निकली हो, ना मिली हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन इनकम। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। एन इंडिविजुअल सेट टू बी डीम्ड, an individual said to be deemed to be resident in India if following condition are satisfied। क्या कह रहा है, an individual shall be deemed to be resident, कह रहा कोई भी इंडिविजुअल को हम मान लिया जाएगा कि वो इंडिया का रेजिडेंट है इफ़ ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया, his total income other than income from foreign sources exceed 15 lakhs previous year, he is not satisfying any of the basic condition 182 days 60 days and 365 days वाला है, he is not liable to टैक्स इन एनी अदर कंट्री, यानी कि वो जो टैक्स है किसी कंट्री में लाइबल नहीं है पे करने को, एनी टेरिटरी बाय रीजन ऑफ डोमिसाइल एंड रेजिडेंट ऑफ एनी अदर क्राइटेरिया एंड सिमिलर नेचर, यानी कि वो जो इनकम अर्न कर रहा है वो किसी भी कंट्री में बॉन्ड नहीं है, चाहे वो कोई सा भी रीज़न हो, और वो रीज़न क्या है, डोमिसाइल का रीज़न है और रेजिडेंस का रीज़न है। अगर वो इंडिया से बिलोंग्स करता है और वहाँ पे उस कंट्री में इंडियाज़ वालों को इनका टैक्स फ्री है और वहाँ वो टैक्स नहीं जमा करता है तो वो इंडिया सिटीजन मान लिया जाएगा, डीम टू बी रेजिडेंट इंडिया का माना जाएगा और इंडिया में टैक्स पे करेगा। टैक्स पॉइंट क्या है, हाउएवर इफ सच इंडिविजुअल हैज सेटिस्फाई ईदर ऑफ बेसिक कंडीशन देन ही शैल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, फर्दर नोट दैट the exception or is not applicable in case of the foreign citizen even if he is person of Indian origin. If these conditions are satisfied, then such individuals shall be deemed as residential irrespective of number of the days of his stay in India. Okay.
पॉइंट टू बी कीप्ड इन माइंड क्या रहेंगे? स्टे एट सम प्लेस इन इंडिया इज नॉट नेसेसरी. Continuous stay in India is not necessary. A person shall be deemed to resident in India if he is on a territory of water of India. For instance, of the individual stay on a ship which in a territory of water of India, then it shall be treated as a presence in India. अगर वो पानी के जहाज में भी है और वो टेरिटरी जो है पानी का जहाज है वो इंडिया के नियर अबाउट है, यानी इंडिया के टेरिटरी वाटर में है, तो उसको माना जाएगा कि वो इंडिया में ही प्रेजेंट्स है. ठीक है. बेसिक कंडीशन हमने देखी, दो कंडीशन और दोनों के बारे में पढ़ा. अब बात है एडिशनल कंडीशन. एडिशनल कंडीशन क्यों पढ़ी जाती है? कि जो रेजिडेंट इंडिया है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया है. तो हम देखेंगे कि जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन सी दो कंडीशन है जो फुलफिल करनी है, और दोनों की दोनों फुलफिल करनी है तभी बनेगा. पहली कंडीशन है उसमें एडिशनल कंडीशन में, ही हैज़ बीन रेजिडेंट इन इंडिया एट लीस्ट 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year. यानी कि जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उसको छोड़ के उसके अलावा जो उससे पहले के 10 प्रीवियस ईयर हैं उनमें एटलीस्ट 2 टाइम को उसको रेजिडेंशियल स्टेटस का रेजिडेंट स्टेटस मिला हो. पहली कंडीशन ये है. दूसरी कंडीशन है ही हैज़ रिसाइड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 730 days ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर. यानी कि जो प्रीवियस ईयर है उसको छोड़ के उससे पहले के 7 प्रीवियस ईयर में वो टोटल कितना दिन स्टे करना चाहिए इंडिया में? 730 days. अगर वो 730 days इंडिया में रेजिडेंट करता है और लास्ट 10 ईयर्स में वो 2 टाइम रेजिडेंट इंडिया का स्टेटस पाता है तो वो एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और वो क्या बन जाएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट. क्या बनेगा? टू बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया वन हैज सेटिस्फाइड एट लीस्ट 1 कंडीशन ऑफ दिस, यानी कि बेसिक कंडीशन की एक कर ले और बोथ कंडीशन ऑफ एडिशनल कंडीशन. यानी कि बेसिक कंडीशन जो हमने 182 डेज और 60 डेज एंड 365 डेज वाली करी थी उसमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो मतलब फुलफिल कर लें. और एडिशनल कंडीशन में जिसमें हमारा था कि लास्ट 10 ईयर में लास्ट प्रीवियस प्रीसीडिंग इमीडिएटली जो 10 ईयर्स हैं उनमें 2 टाइम्स का रेजिडेंस स्टेटस मिला हो, या लास्ट 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के 730 डेज लिविंग रहा हो, दोनों कंडीशन पूरी करी हो, तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया. ठीक है. अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो क्या बनेगा? रेजिडेंट तो रहेगा क्योंकि बेसिक कंडीशन उन्हें फुलफिल कर दी, रेजिडेंट रहेगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं रहेगा. इफ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल डज नॉट सेटिस्फाई बोथ कंडीशन एज गिवन 6 अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, he is a resident but not ordinary resident in India. ठीक है. हमने इंडिविजुअल के केस में देखा, अब हम एच के केस में देखते हैं. एच में क्या होता है? एन इंडिविजुअल कैन बी ईदर ए रेजिडेंट एंड अ रेजिडेंट इन इंडिया. अगेन ए रेजिडेंट एच कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी. एच में जो होता है रेजिडेंट स्टेटस किसका देखा जाता है? जो कंट्रोल करता है और जो मैनेजमेंट करता है. ऑफ किसको करता है? एच को करता है. होली करता है पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, देन इट्स ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया. अगर इंडिया में सिचुएटेड है उसका बिजनेस तो उसे क्या माना जाएगा? रेजिडेंट इन इंडिया. कंट्रोल मैनेजमेंट मीन्स कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिव इफेक्ट पावर होना चाहिए. कंट्रोल actual control and management, mere right to control and manage is not enough. Central control and management and not the carrying out of day-to-day affairs. The place of central control and management is situated where the head, the seat and the directing power is situated. And non-resident HUF में An HUF is non-resident in India if the control and management of its affair is wholly situated in outside India. किसी भी
एचयूएफ का टोटल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया सिचुएटेड है और वहीं से वर्क कर रहा है, तो उसको क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट एचयूएफ। ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया किसे माना जाएगा? इफ़ कर्ता, कर्ता कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली को क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। एचयूएफ में कर्ता हेड ऑफ द फैमिली होता है। और मैनेजर ऑफ ए रेजिडेंट एचयूएफ इज सेटिस्फाइंग बोथ एडिशनल कंडीशन गिवन इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। एचयूएफ is said to be an ordinary resident if the karta or manager of the residential HUF do not satisfy both additional condition। यानी कि जो हेड ऑफ द फैमिली होगी उसे एडिशनल कंडीशन खुद सेटिस्फाई करेंगे। उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाएगा कि वो इंडिया में कितने दिन था और उसने एडिशनल कंडीशन में लास्ट 10 ईयर्स में 2 टाइम रेजिडेंट इंडिया का स्टेटस मिला नहीं मिला, या लास्ट 7 ईयर्स में उसने 730 डेज इंडिया में वो रहा या नहीं। अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर देता है तो वो क्या बन जाएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया बन जाएगा। टैक्स पॉइंट क्या है? टैक्स पॉइंट है रेजिडेंट इन इंडिया ऑफ ए कर्ता फॉर द प्रीवियस ईयर इज नॉट इम्पोर्टेंट बट द स्टेटस ऑफ द प्रीवियस 10 ईयर इज इम्पोर्टेंट। यानी कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए तो हम देखेंगे कि उसका मैनेजमेंट कंट्रोल कहाँ से चल रहा है बेसिक कंडीशन के लिए, और एडिशनल कंडीशन के लिए हम देखेंगे कि वो 10 ईयर्स में कितने टाइम्स यहाँ पे मतलब 2 टाइम्स रेजिडेंशियल स्टेटस मिला नहीं मिला, और एडिशनल कंडीशन की जो 730 डेज इंडिया में रहा या नहीं रहा। इसके अलावा जो कंपनीज होती हैं, एचयूएफ कंपनी होती हैं, फर्म होती हैं, एओपी बीओआई होती हैं, इनके सबके रेजिडेंशियल स्टेटस या तो वो रेजिडेंट इन इंडिया होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। रेजिडेंट कौन होगा? जो इंडियन कंपनी होती हैं ये ऑलवेज रेजिडेंट इंडियन कंपनी होती हैं, और जो आउट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड होती हैं, जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन या फॉरेन कंपनीज बोलते हैं। नॉन रेजिडेंट भी बोल सकते हैं या फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी रेजिडेंट नहीं होती है और रेजिडेंट कंपनी फॉरेन नहीं हो सकती है। ठीक है। फर्म और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी और बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए हम इनका कंट्रोल मैनेजमेंट और इस अफेयर होली एंड पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर है या नहीं है चेक करेंगे। अगर इंडिया से है तो रेजिडेंट मानी जाएंगी, अगर नहीं है तो नॉन रेजिडेंट मानी जाएंगी। ठीक है। एनी अदर पर्सन का देखना, अगर कोई और भी पर्सन है उनका देखना हो, एनी पर्सन विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड इन होली और पार्टली इन इंडिया, और वो नहीं करता है नॉन रेजिडेंट कहलाएगा इफ़ द कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द एसएससी आर सिचुएटेड होली आउटसाइड इट्स नॉन रेजिडेंट। यानी कि होली आउटसाइड रहेगा तो नॉन रेजिडेंट रहेगा, और पार्टली भी इनसाइड रहेगा, कुछ भी उसका हिस्सा इंडिया में रहेगा तो क्या माना जाएगा? रेजिडेंट माना जाएगा, और टैक्स उसको देना पड़ेगा। ठीक है। टैक्स इंसिडेंट देखते हैं। टैक्स इंसिडेंट में देखिए कि एक हमने बनाया है रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट का, एक बनाया है रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी है, एक तो नॉन रेजिडेंट है। एक बात बताइए, अगर कोई इंडिया का है ही नहीं, जिसको हम नॉन रेजिडेंट कहते हैं, उसकी इनकम है, क्या उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा? हाँ या ना? उसको इंडिया में टैक्स देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है, क्योंकि किसी का यहाँ रहना या ना रहने से फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि वो जो इनकम अर्न कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है। अगर वो इंडिया के सोर्स को यूज करके इनकम अर्न कर रहा है तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। अगर इंडियन रेजिडेंट है, अगर वो यहाँ का रहने वाला है तो उसे देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, और वो इंडिया का नहीं है और इंडिया के सोर्स यूज़ कर रहा है तब भी उसे इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। कितने के लिए पे करना पड़ेगा? जितना अर्न उसने इंडिया में किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आईपीएल्स होते हैं, बाहर से क्रिकेटर्स आते हैं, यहाँ एड्स करते हैं, एड्स होता है ना, एडवर्टीजमेंट्स, तो उसमें क्या करते हैं, इंडियन कंपनीज उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाती है तो उन्हें पेमेंट्स करती है। जब पेमेंट्स करती है तो वो कौन सी इनकम मानी जाएगी? वो इंडियन इनकम मानी जाएगी। क्या वो इंडिया के रहने वाले हैं? नहीं। क्या वो 182 डेज यहाँ रहे? नहीं। वो कोई कंडीशन सर्टिफाई कर रहे हैं? नहीं। लेकिन फिर भी टैक्स देंगे। किस उसमें देंगे? नॉन रेजिडेंट में देंगे। और उनका जो टैक्सेबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो ये रहेगा कि उनने इनकम इंडिया से अर्न करनी है। ठीक है। चलिए कुछ टॉपिक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इनकम अक्रू और डीम टू बी अक्रू एंड रिसीव
और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, यानी कि इनकम अक्रू, यानी कि अक्रू भी हुई है, डीम टू भी अक्रू है, कहाँ हुई है, और रिसीव भी इंडिया में करी है। तो क्या होगा, तीनों केस में, चाहे वो यहाँ का रहने वाला हो चाहे यहाँ का ना रहने वाला हो, अगर इंडिया में अक्रू करता है, डीम टू बी अक्रू इंडिया होता है और रिसीव भी इंडिया में कर रहा है, तो तीनों कैटेगरी में, चाहे वो रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो या ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, सबको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। इनकम अक्रू आउटसाइड इंडिया बट रिसीव और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब कमाई तो बाहर है लेकिन रिसीव कहाँ करी है, इंडिया में करी है। अगर इंडिया में रिसीव करी है तो भी उसको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। पहली बात, रेजिडेंट है, रेजिडेंट जो है वो इंडिया में इनकम अर्न कर रहा है तो उसको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। जो नॉन रेजिडेंट है लेकिन इंडिया में कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। और जो नॉन रेजिडेंट है, सॉरी ये रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी था, इसको भी यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि अक्रू तो कर रहा है आउटसाइड इंडिया बट रिसीव वो फर्स्ट कहाँ कर रहा है, इंडिया में कर रहा है। जहाँ भी फर्स्ट रिसीव होता है वहाँ पे वो टैक्स देना पड़ता है उसे। ठीक है। इनकम अक्रू और डीम टू बी अक्रू इन इंडिया बट रिसीव आउटसाइड इंडिया, अक्रू और डीम टू बी अक्रू है, यानी कि यहीं उसने कमाई है, और डीम टू बी अक्रू इंडिया में ही था। अब वो कहीं भी रिसीव करे, इंडिया के सोर्स, हवा, पानी, जल, थल, कुछ भी यूज़ करके कुछ भी इनकम अर्न करता है तो कंट्री में उसको टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में। ठीक है। तो तीनों को यहाँ पे भी टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इनकम अक्रू एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया। एनी इनकम अक्रू हुई है, रिसीव आउटसाइड इंडिया है, फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल इन ए प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया, यानी कि इसमें भी इसको देना पड़ेगा। यहाँ पे गलत लिखा है। अगर इंडिया में कुछ भी कंट्रोल्ड है तो उन्हें टैक्स पे इंडिया में ही करना पड़ेगा। इनकम अक्रू एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशनल सेटअप आउटसाइड इंडिया, यानी कि ये दोनों चीज़ बाहर है, तो इसमें हमें यहाँ हम उससे टैक्स नहीं ले सकते क्योंकि कमाई भी बाहर है और रिसीव भी उसने बाहर ही करी है। तो जो रेजिडेंट है, जो इंडिया का रहने वाला है, उसको तो इंडिया में टैक्स देना ही देना है, लेकिन नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया में टैक्स नहीं देंगे। ठीक है। इनकम अक्रू एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, इट्स मेक्स नो डिफरेंस इफ सम इज लेटर रिमिट इन इंडिया, यानी कि वो क्या कर रहा है, इनकम अक्रू हुई है, रिसीव आउटसाइड इंडिया कर लिया है, मतलब वो रिसीव भी फर्स्ट रिसीव भी आउटसाइड इंडिया कर लिया है, और उसके बाद उसने रिमिट करिए, मतलब इंडिया में भेजिए। तो जो रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा वो टैक्स देगा, बाकी दो नहीं देंगे, क्योंकि फर्स्ट रिसीव इन इंडिया होता तो टैक्सेबल होता। इनकम अक्रू एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया इन एनी ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर एंड लेटर ऑन रिमिटेड ऑन इंडिया इज करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ये कह रहा है कि आउटसाइड ही थी, आउटसाइड ही रिसीव किया, सब कुछ किया, यानी कि उसने उस साल पे उस पर टैक्स टूक्स वहाँ के हिसाब से दे दिया होगा, जितना भी टैक्स बनता होगा, तो वो चाहे किसी के भी हैंड में हो, यानी कि ऑर्डिनरी हो, नॉन ऑर्डिनरी हो या नॉन रेजिडेंट हो, सबको टैक्स नहीं देना पड़ेगा इंडिया में। यहाँ तक आपको समझ में आया। आज हमने रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर ख़त्म कर लिया, जिसमें हमने बेसिक एडिशनल कंडीशन दोनों पढ़ी हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए और बाकी के लिए अलग देखा जाता है। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए हम देखते हैं कि रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, और बाकियों के लिए देखते हैं वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ठीक है। आज का हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कीजिए और उनकी भी हेल्प कीजिए। धन्यवाद।